Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Sheikh and a YouTube channel working for the betterment of society, and I am Sheikh Sheikh. Ladies and gentlemen, we are lucky today that we have a business leader, gentleman Chaudhry Nadeem Rauf Saab. He is the president of Rawalpindi Chamber of Commerce. Online with us. Assalamu alaikum, Chaudhry Nadeem Rauf Saab, and welcome to the show. जी वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने का और ये इंटरव्यू का मौका देने का। नो डाउट काफी देर से आपको आपस में कोऑर्डिनेट कर पा रहे थे, बट टाइमिंग की कोई इश्यूज थे जिस वजह से पहले नहीं हो सका। बट एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच। नाइस ऑफ यू। राव साहब, ये बताइएगा कि माशाल्लाह आप ये रावलपिंडी चैम्बर के प्रेसिडेंट बने हैं। माशाल्लाह ये यू आर इलेक्टेड प्रेसिडेंट, ये बहुत बड़ी एजाजी पोजीशन है सर। तो ये इसके लिए आपके क्या प्रोग्राम है? व्हाट यू वांट टू डू फॉर द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ योर एरिया सर? जी थैंक यू वेरी मच। नो डाउट जी, इट इज अ ब्लेसिंग, अल्लाह ताला की तरफ से इज्जत मिली है। और मैं थोड़ा सा पिंडी चैम्बर के मुतालिक आपको पहले जरूर बताना चाहूंगा सर। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इज द थर्ड लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ पाकिस्तान एंड द ओल्डेस्ट चैम्बर आल्सो, फॉर्म्ड इन 1952। और इसके अलावा हमारे इसमें 10,000 से ज्यादा मेंबर्स हैं। जी, और 1952 को फॉर्म हुआ है, द ओल्डेस्ट चैम्बर ऑफ पाकिस्तान सर। जी, one of the oldest chambers of Pakistan. One of the oldest and, chamber. Great. and also the third largest chamber. लाहौर कराची के बाद तीसरे नंबर पे रावलपिंडी चैम्बर आता है। माशाल्लाह। और अगर मैं कामों के हवाले से बात करूं तो द मोस्ट वाइब्रेंट चैम्बर अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी चैम्बर का जो नाम है इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी हमने अपना लोहा मनवाया है। सिर्फ इस वजह से कि हम कॉन्स्टेंटली बिजनेस कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, बेटरमेंट के लिए हम काम कर रहे हैं। और बेसिकली हमारी जो रिस्ट्रिक्शन है तो वो रीजन है, रावलपिंडी रीजन है। बट पूरे पाकिस्तान में हम एक्टिविटीज अपनी करते रहते हैं। और पाकिस्तान से बाहर भी रावलपिंडी चैम्बर पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, पाकिस्तान के नाम के लिए हम इवेंट्स करते रहते हैं। मुख्तलिफ बड़ा ये ऑनर की बात है कि पिंडी चैम्बर का प्रेसिडेंट बनना। और मैंने 1 अक्टूबर को चार्ज लिया एज अ प्रेसिडेंट। और अभी तक 4-5 महीने गुजर चुके हैं और काफी सारे काम हम इस वक्त तक कर चुके हैं। और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो पाइपलाइन में है, जो कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम करेंगे। माशाल्लाह। मतलब ये बड़ी बात है जी कि 10,000 मेंबर्स हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट चैम्बर के आप माशाल्लाह प्रेसिडेंट हैं, एंड यू आर डेफिनेटली अ यंग मैन। और इसी उम्र में आपको माशाल्लाह एक लीडरशिप मिल गई, बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ सच ए हाई प्रेस्टिजियस अदारा, और जो कि पाकिस्तान कैपिटल के करीब भी है। और आपकी एक्टिविटी मतलब हम देखते रहते हैं, अखबारों में सुनते रहते हैं आपके कंसर्न। अच्छा सर, ये बताइए कि आपके पाकिस्तानी इकॉनमी इस वक्त कहाँ खड़ी है, और बीइंग ए चैम्बर प्रेसिडेंट आप इसको कहाँ देखते हैं, और आप इस सिलसिले में गवर्नमेंट को क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए जी, पाकिस्तान की इकोनॉमी तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। इस वक्त तो हर पाकिस्तान का बंदा बच्चा, कोई पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ, वो इकोनॉमिस्ट इस वक्त बना हुआ है। क्योंकि जब आपके घर का बजट डिस्टर्ब होता है, जब आपके जो रिसोर्सेज हैं उससे ज्यादा आप नहीं, जो आपका बजट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो वो हर बंदा इकोनॉमिस्ट बन जाता है। बात ये है कि इस वक्त नो डाउट पाकिस्तान एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, और इकोनॉमिकली काफी ज्यादा चैलेंजेस हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं इसमें। खास तौर पर जो पिछले 2 साल कोविड की वजह से हालात रहे, पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑलमोस्ट बंद रही, कारोबारी हजरात को बहुत मुश्किलात दरपेश करनी पड़ी। उसकी वजह से एक जो बैकलॉग आ रहा है वो डेफिनेटली हिट कर रहा है एक आम बंदे को। एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास, इवन कि अब तो हायर क्लास भी इससे बची हुई नहीं है। कि जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है, और जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक जो सप्लीमेंट्री बजट या जिसे मिनी बजट कहते हैं उसको लेके आए, उससे तो बिल्कुल ही चीजों का जो है वो सत्यानाश हो गया। कि उसने बिल्कुल हिला के रख दिया चीजें, हर चीज जो सी स्काई रॉकेट इस वक्त गई हुई है। बेसिकली बात यह है सर कि हम हर वक्त गवर्नमेंट को यही चीजें कहते हैं कि जी आप थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जोर दें। इंडस्ट्रियलाइजेशन जितनी ज्यादा होगी उतनी पाकिस्तान की इकोनॉमी में बेहतरी आएगी। आप सिर्फ दो चीजें देख लें जो गवर्नमेंट ने फोकस किया है, टेक्सटाइल सेक्टर और एक रियल एस्टेट सेक्टर। इसमें मिनिस्ट्रीज दी, इनको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने थोड़ा सा सपोर्ट किया, तो इन्होंने इस वक्त आपकी जो ये 2 सेक्टर है इस वक्त 24 आवर चल रहे हैं। मतलब
हम फैसलाबाद की बात करें, जहां पे आपका टेक्सटाइल सेक्टर इस वक्त चल रहा है 24 आवर, इस वक्त वहां पे वर्किंग हो रही है। वो लूम्स जो आज से 10-12 साल पहले लोहे के भाव में बिकने के लिए तैयार थी मशीनें, वो अब इस वक्त वहां लेबर नहीं मिलती काम करने के लिए। तो मकसद ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा बाकी सेक्टर्स हैं उन पे भी फोकस करे, कोई इंसेंटिव्स दे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, ऐसी चीज को प्रमोट करे, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स बनाए, ताकि मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। मेड इन पाकिस्तान का जो सा है वो जो प्रचार हम करते हैं उसमें ज्यादा फोकस हो। अभी जो मिनी बजट आया है इसमें अगर आप देखें तो इसमें एक चीज जो अच्छी हुई वो ये हुई कि जो इंपोर्टेड आइटम्स, जो लग्जरी आइटम्स थे जी जी उन पे ड्यूटियां लगी। दैट इज गुड। हमें अपनी लोकल जो इंडस्ट्री है उसको फ्लरिश करने के लिए बाहर से जो गैर जरूरी सामान आ रहा है उसको बंद करना चाहिए। सही। और वो मगर उसके साथ पैरेलल आपको जो इंडस्ट्री है लोकल उसको भी प्रमोट करने की जरूरत है, उसको भी फैसिलिटेट करने की जरूरत है, ताकि आपकी यहाँ पे लोकल प्रोडक्शन ज्यादा हो। अपनी इस तरह की लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने की जरूरत है, उनको फैसिलिटेट करने की जरूरत है, और ताकि और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाने की बेहद जरूरत है। जितना हम अपनी अपनी लोकल इकोनॉमी को ग्रो करेंगे, इंडस्ट्री को ग्रो करेंगे, उतनी ही जॉब क्रिएशन होगी, उतनी हमारे रेवेन्यू बढ़ेंगे। अब सोल्यूशन नहीं है कि जैसे आपने फरमाया कि हर रोज आप कीमतें बढ़ाते रहे, दिस इज नॉट द सोल्यूशन। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इसको गवर्नमेंट लैग कर रही है, और हम फ्रॉम डे वन जो भी गवर्नमेंट आती है उसको ये कहते हैं कि यार आप स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलें। स्टेक होल्डर्स को साथ जब तक लेके नहीं चलेंगे तो आपको जो रियल टाइम इश्यूज है वो आप तक नहीं पहुंचेंगे। अब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है या कोई नोटिफिकेशन निकालती है, कोई एसआरओ निकालती है, वो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको मुशावरत के बगैर करती है, और फिर बाद में होता क्या है कि वो एक बैकलैश आता है अवाम की तरफ से, ताजर बरादरी की तरफ से। वो या तो आपको विड्रॉ करना पड़ता है, विड्रॉ करना सस्पेंड करना पड़ता है, पड़ता है, सही है। या फिर आपको जो सा है वो क्लैश आ जाता है कि हाँ। जब तक आप हर ट्रेड से लोगों को कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले मुशावरत नहीं करेंगे तो आपको रियल टाइम इश्यूज का नहीं पता लगेगा कि इसको हम किस तरह बेहतर तरीके से रिफाइन करके इसकी पॉलिसी मेकिंग में लेके जा सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि चैम्बर्स की, पाकिस्तान में जो चैम्बर जितने हैं उनकी कलेक्टिव विजडम मौजूद है, बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज के एक्सपीरियंस मौजूद है, और उनको जब आप स्टेक होल्डर को साथ लेके चलेंगे, आई थिंक उसके उससे ज्यादा अच्छी सोल्यूशन भी आएंगे, अच्छी पॉलिसी भी बन सकती हैं, और लॉन्ग टर्म रन पॉलिसी भी बन सकती है, बेटरमेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अभी मैं आपको बताऊं, इसी सिलसिले में हमारा एक एनुअल इवेंट होता है जिसे हम कहते हैं ऑल चैम्बर्स पाकिस्तान प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस। ये हमारा एनुअल इवेंट है। इसमें हम करते क्या है, रावलपिंडी चैम्बर के पाकिस्तान के जितने भी चैम्बर्स के प्रेसिडेंट्स हैं जी जी उनको हम 2 दिन के लिए अपने पास बुलाते हैं, होस्ट करते हैं, और जो पॉलिसी के इश्यूज हैं, बिजनेस कम्युनिटी के जो मसले मसाइल हैं उनको डिस्कस किया जाता है। वो अभी हमने ये 11-12 जनवरी को सरीना में हमने इवेंट किया 2 दिन का, जिसमें के ओपनिंग सेशन में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आए। इसमें इसमें तकरीबन 60 से ज्यादा पूरे पाकिस्तान के विमेन चैम्बर, मेन चैम्बर, स्मॉल चैम्बर सबके सदूर मौजूद थे, और हमने 2 दिन तक बैठ के चीजों को डिस्कस किया, इश्यूज को डिस्कस किया, और फिर ये इसकी जो डिक्लेरेशन बनी वो गवर्नमेंट तक पहुंचाई। इसमें 5 मिनिस्टर्स भी मुख्तलिफ सेशंस में उन्होंने आके अटेंड किया। तो ये इस किस्म की जो चीजें हैं, अब आप गवर्नमेंट को चाहिए कि हम लोगों से वो इनपुट ले कि भाई ये ग्राउंड रियलिटीज इश्यूज हैं, इनको आप अपने उसमें इम्बेड करें पॉलिसी में। उसकी जो डेक्लेरेशन के कुछ पॉइंट आप डिस्कस करना चाहेंगे इस फोरम पे? देखिए, इसमें डेफिनेटली टैक्सेशन के इश्यूज थे। मेन जो इशू था वो टैक्सेशन का था। इस वक्त जो टैक्सेशन के बहुत सारे मसले मसाइल हैं, और खासतौर पर मिनी बजट में बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं और बहुत सारे ऐसे जो आइटम्स हैं जिन पे कि टैक्स जीरो रेटेड था या सब्सिडाइज था, उसको 17% कर दिया गया। मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, आपके जो वजीर खजाना है वो ये कहते हैं कि जी आम आदमी पे फर्क नहीं पड़ेगा। हमेशा ये मुझे कहा समझ जाता है सर, आम हाँ, आदमी पे फर्क नहीं पड़ेगा भी। अगर पाकिस्तान का आम आदमी आपको अगर टैक्स नहीं देगा तो आपकी आपकी कलेक्शन कैसे हो सकती है? कैसे फर्क नहीं पड़ेगा? अब इसमें देखें ना जी, आपका सिर्फ एक चीज को मैं उठा के देख लूं, जो रॉ मटेरियल है फार्मास्यूटिकल का, उस पे पहले जीरो रेटेड टैक्स था। अब उससे जीरो से उठा के इन्होंने स्ट्रेट अवे 17% पे कर दिया। तो अब वो आपकी अद्वियात ऐसी चीज है जो गरीब है या अमीर है वो उसके बगैर रह नहीं सकता, उसे दवाई लेनी लेनी है। तो वो आपकी जो चीज थी वो एक रातों रात वो उसकी कीमत बढ़ गई। और इसी तरह ट्रिकल डाउन इफेक्ट बाकी चीजों पे भी आया। बहुत सारी ऐसी चीजें जिनपे कि टैक्सेशन उन्होंने 17% कर दी और जिसपे एग्जम्पशन हासिल थी या जीरो रेटेड था।
तो ये चीजें हमारी डिक्लेरेशन का हिस्सा है। इसके अलावा और बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें कि हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की, एसईजीज की बात की, ईपीजीज की बात की कि उसको फरोग दिया जाए। एक्सपोर्ट की बात करते हैं खान साहब हमेशा, एक्सपोर्ट होनी चाहिए। तो एक्सपोर्ट तभी होगी ना जब आप एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देंगे। यहाँ पे कंड्यूसिव कंड्यूसिव एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट होगा तो देंगे, बिजनेस फ्लोरिश एक्सपोर्ट होगा। बढ़ेगी, बिल्कुल ठीक। जी बिल्कुल। एनेबलिंग एनवायरनमेंट दें, फैसिलिटेट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, ऐसी पॉलिसी लेकर आए कि जिसपे लोग एक्सपोर्ट की आपकी इंडस्ट्री है वो डेवलप करे। आपकी जो कॉस्ट ऑफ इनपुट्स थी, अगर अगर सर व्हाट वुड द कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, अगर आपकी इनपुट कॉस्ट ही अगर इतनी हाई हो जाएगी, then you are not able to compete with the international market. कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस तो दिन ब दिन स्काई रॉकेट होती जा रही है ना। आप आज एक चीज प्लान करते हैं, अगर महीने डेढ़ महीने बाद उसको एग्जीक्यूशन में लेके जाते हैं तो वो आपको पता ही नहीं है कि उस महीने के दौरान आपने जो कोट किया हुआ है, जिसपे बजटिंग की हुई है, वो आया उस पर एग्जीक्यूट हो पाती है कि नहीं हो पाती। तो वो चीजें तो सारी डिस्टर्ब हो गई आपकी। ठीक ठीक। देखिए सर, एनुअल बजट तो दूर की बात है, मेरा ख्याल है कि एक मंथली बजट भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर बनाया जाए, उस पर स्टिक करने की बहुत कोशिश की जाए, मुश्किल है मुश्किल जी। है। अभी तो हालात मंथली की बात करें, बाय मंथली नहीं बना सकते आप। भाई आप 15 दिन का बजट नहीं बना सकते कि जिस हिसाब से रेट्स ऊपर जा रहे हैं या चीजें बढ़ रही है। और इसमें नो डाउट मैं बिल्कुल यहाँ पे कहता हूँ कि ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, ये इंटरनेशनल फिनोमिना भी है इस वक्त, क्योंकि कोविड की वजह से जो इंटरनेशनली प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा ऊपर गई है। मतलब ऊपर से गवर्नमेंट की भी हमारी हमारी जो डिवैल्यूएशन है वो रुपये उसका भी की, वो इफेक्ट भी बहुत ज्यादा हुई। तो ये सर, सारे इफेक्ट्स मतलब नो डाउट इन दैट, जैसे आप हमारे कि गवर्नमेंट की भी इस पे कोई मजबूरियां तो होंगी, लेकिन अगर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें, उनके साथ कंसल्टेशन करें, यही चीजें बेहतर तरीके से हो सकती हैं। जी बिल्कुल। वही मेन चीज है कि आप जब तक स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके जाएंगे, प्रॉब्लम्स है। अब चले हम एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि मनी बजट जो गवर्नमेंट की मजबूरी थी आईएमएफ से लोन लेने के लिए, मगर उसके साथ आपने कर लिया, मगर बहुत सारी ऐसी चीजें उसमें की गई जो कि गैर जरूरी थी, जो कि आईएमएफ की रिक्वायरमेंट नहीं थी। उसमें आप स्टेक होल्डर्स को बैठाते कि यार ये हम करने जा रहे हैं, तो इसके क्या रेप्रिकॉशंस होंगे, इसके क्या बाद में आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, वो उस पे आप बैठाते नहीं है। अब मैं छोटी सी आपको मिसाल दूं, जी दिसंबर में इन्होंने गवर्नमेंट ने रातों रात एक एफबीआर ने नोटिफिकेशन निकाल दी है, एसआरओ, जिसमें प्रॉपर्टी वैल्यूएशन आपने 300-400 गुना बढ़ा दी। हाँ जी तो बिल्कुल। वो सेक्टर था जिसने आपको कोविड के दौरान पाकिस्तान की इकोनॉमी को खड़ा रखा, क्योंकि आपने मिनिस्ट्री दी हुई थी, तो बहुत ज्यादा ब्लैक मनी इसमें आगे वाइट हो रहा था। तो जब आप उसको एकदम इतना झटका देंगे तो आपका जो पैसों का इन्फ्लेक्स है वो तो रुक जाएगा। और वो जब फिर पूरी इंडस्ट्री इकट्ठी हुई, उन्होंने शोर मचाया, तो गवर्नमेंट को बैकफुट पे जाके उस एसआरओ को सस्पेंड करके तो फिर उस पे डिलिब्रेशन स्टार्ट की। अब यही प्रोसेस, ये नोटिफिकेशन निकालने से पहले अगर बैठ के स्टेक होल्डर से डिस्कस कर लेते, तो ना ये एक पैनिक क्रिएट होता मार्केट में, ना जो इन्वेस्टर आ रहा है बाहर से, खास तौर पे जो ओवरसीज इन्वेस्टर है या और जो इन्वेस्टर है, वो उसका कॉन्फिडेंस शेक होता। सही। गवर्नमेंट के मसाइल भी अपनी जगह पे हैं और अवाम के मसाइल भी अपनी जगह पे हैं। ये मनी बजट, मिनी बजट, ये चीजें, महंगाई अपनी जगह पे है, लेकिन एज ए बिजनेस लीडर आप क्या समझते हैं कि ठीक है, गवर्नमेंट के क्लेम्स भी अपनी जगह पे हैं, आप क्या समझते हैं एज ए बिजनेस लीडर कि हमारी जो इकॉनमी है इस वक्त, उसको अगर नटशल कहा जाएगा, एक या दो चीजों में कौन से एक्शन चाहिए जिसपे हमारी इकॉनमी बेहतर हो सकती है? देखिए जी, मैं एक तो आप इस वक्त मैं अगर बात करूं तो जो इस वक्त आईटी सेक्टर है आपका, जी वो इस वक्त ऐसा सेक्टर है कि अगर हम इसकी इस पे थोड़ी सी तवज्जो दें गवर्नमेंट, जो कि थोड़ी सी दे भी रही है, तो ये एक ऐसा कुछ बेहतर रिसोर्स हुआ है। है, कुछ और उसमें एक्सपोर्ट में हाँ, बेहतरी आई है उसमें सर। जी मगर बहुत गुंजाइश है जी इस वक्त आपकी। बहुत एक गुंजाइश सौ है। पैंतीस 135 अरब की इकॉनमी है इंडिया की, आपकी आईटी की, और पाकिस्तान की सिर्फ 5 अरब की है इस वक्त। तो आप डिफरेंस देखें इस वक्त, आपका सऊदी अरब जो है ना, टोटल वो जो उसकी एक्सपोर्ट है ऑयल की, वो 135-35 अरब की है, और उसके और वो फिजिकल है, ठीक है, फिजिकल आइटम है। और आईटी जो कि नॉन फिजिकल है, वो इस वक्त इंडिया 135 अरब की कर रहा है। तो आप अंदाजा करें कि कहां पे इस वक्त the new oil is IT at the moment. सही So बात, if न्यू government ऑयल focus इज आईटी, जबरदस्त बात की आपने। exactly, तो आप दिस इज अगर द थोड़ा सा विजन, फोकस एक करें। बहुत अच्छा विजन आपने बताया कि दिस शुड बी द विजन, द न्यू ऑयल इज आईटी टू बी टेकन एज अ न्यू ऑयल। यस। और मैं आपको वो कहते हैं ना, वो बड़ी वो हमारी जो जमीन है बड़ी जरखेज है, और वो और इसमें बड़े बड़े हमारे एक्सपर्ट्स
बच्चे हमारी यंग जनरेशन, आपकी इस वक्त पॉपुलेशन 64% आपकी जो यंग यूथ है वो अंडर 30 है, जरा वो पूर्णम सब हो, आईटी जरा पूर्णम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी, बड़ी माशाल्लाह। जरखेज है, बिल्कुल। सिर्फ तो हमें इसमें थोड़ा अच्छे फोकस किया लीडर्स, जाए तो अच्छी प्लानिंग की, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग की जरूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी सर, नदीम साहब माशाल्लाह इस यंग एज में आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हैं और आपकी फैमिली बिजनेस है सिंस 1977 जो कि प्री फैब स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आप अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि एज योर एक्सपीरियंस एज आपकी फैमिली बिजनेस, आई थिंक इट्स द नेक्स्ट जनरेशन इज दैट एंड हाउ दिस गोइंग ऑन, और जनरेशन टू जनरेशन के जो है पाकिस्तान में जो फैमिली बिजनेस के बारे में अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर जी बताइएगा, और किस तरीके से फैमिली बिजनेस की जो है ना थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन में जाएं जैसे कि जी दुनिया में होता है। बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है जी। माय फादर मेड दिस कंपनी आर्को इंटरनेशनल इन 1977। ही इज केमिकल इंजीनियर माशाल्लाह, और उन्होंने अपने अपनी जॉब के दौरान ही कंपनी फॉर्म कर ली, और फिर प्रॉपरली 84 में रिजाइन करके अटक ऑयल रिफाइनरी से फुल फ्लैज अपने काम में आए। ओके। और हाँ, और इसमें डिफरेंट मौकों पे हम डिफरेंट जो सा है वो प्रोडक्ट्स को डील करते रहे, जिसमें अभी फाइनली वी आर मैन्युफैक्चरिंग पॉलीयूरेथेन सैंडविच पैनल्स। ये बेसिकली इंसुलेटेड पैनल्स होते हैं जो कि आपके इस्तेमाल होते हैं प्री फैब स्ट्रक्चर में, जिसके आपके कोल्ड स्टोरेजेस वगैरह बनते हैं, आपके वेयर हाउसेस बनते हैं, फार्मास्यूटिकल में क्लीन रूम्स बनते हैं आपकी। जी इसमें आपका बहुत ज्यादा इसकी मल्टीपल एप्लीकेशन है। तो वी आर अल्हम्दुलिल्लाह मेकिंग दिस पैनल्स इन माय फैक्ट्री इज इन रवात, रावलपिंडी के नजदीक। वहां पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, और चूंकि एक साल के लिए मैं यहाँ बिजी हूँ, तो माय फादर इज लुकिंग आफ्टर दैट बिजनेस। तो माशाल्लाह। आई एम द मतलब आई एम द ओनली सन, एंड आफ्टर जब मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा था तो मैं साथ ही कारोबार में आ गया और देख रहा हूँ कारोबार में। बात यह है कि अगर प्रोफेशनल्स तरीके से चीजों को चलाया जाए तो नो डाउट आपकी सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन फैमिली बिजनेस को कैरी करती है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पाकिस्तान में थोड़ा सा वो एक चीज जाके मैक्सिमम सेकंड जनरेशन तक चीज जाके ट्रिकल डाउन, मतलब वो डिसमेंटल हो जाती है। वो एक इंटैक्ट नहीं रह पाती, वो एक जनरेशन तो उसको ठीक चलाती है, तो दूसरी तीसरी दो मेहनत जनरेशन बड़ों ने जाके की होती है, वो बड़ों को जी। शिकायत होती है कि वो हमारे जो नई आने वाली जनरेशन है शायद उतनी मेहनत नहीं कर रहे। बस वो उसमें कुछ चीजें हैं जो कि फॉलो नहीं की जाती। अगर उनको हाँ प्रॉपरली, अगर आप गोरे का मॉडल देखें और उसका जो फैमिली बिजनेस का, तो 200 साल से चीजों को लेकर चल रहे होते हैं। जी जी माशाल्लाह। तो इसमें चीजें जो सी है वो भी काफी ज्यादा मेच्योरिटी की जरूरत है हमारे यहाँ, और आई एम प्रीटी श्योर कि वक्त के साथ साथ ये चीजें भी मेच्योर होगी। कि बेसिकली हमारा यहाँ मसला ये है कि हम लोग ब्रांड की तरफ नहीं जाते, ब्रांड मेकिंग की तरफ नहीं जाते। हम आप गोरा जो है वो ब्रांड मेकिंग की तरफ जाता है, वो कोई ब्रांड भी इमेज पे अपनी जाते हैं, अपने ब्रांड में ब्रांड को जाता है, डेवलप करते हैं, डेवलप ब्रांड के करते ऊपर हैं। इन्वेस्टमेंट करते हैं, ब्रांड को एग्जैक्टली कैपिटलाइज करते हैं सर। और उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे यहाँ एक लैक करती है, वो R&D है। कि हम इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं जाते। अगर एक चीज हम बना रहे हैं तो दुनिया के साथ साथ उसको हम कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व नहीं करते, उसको R&D में नहीं लेके जाते, उसको बेहतरी की तरफ नहीं लेके जाते, हम स्टैग्नेंट से हो जाते हैं। तो आज अगर आपने दुनिया को कम्पीट करना है और दुनिया में जिस हिसाब से चेंजेस आ रही हैं, अपनी प्रोडक्ट को उसको अप टू द मार्क लाना है, तो R&D इज द नेसेसिटी। नदीम राव साहब, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई हैं। R&D इज नेसेसिटी और इनोवेशन आर नेसेसिटी, एंड गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो अपने बिजनेसमैन और तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर चले, ताकि पॉलिसी जो है ना वो इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट टाइप की पॉलिसीज बने, और जो कि लॉन्गर रन पाकिस्तानी इकॉनमी के लिए बेहतर हो। बहुत अच्छी सी बातें आप कर रहे थे और कर रहे हैं, लेकिन टाइम के साथ थोड़ी सी लिमिटेशन होती है। बिफोर आई कंक्लूड दिस वीडियो, आप मजीद कुछ ऐड करना चाहें ऑन दिस सब्जेक्ट, प्लीज डू ऐड, एंड फिर आपसे इजाजत लेते हैं सर। नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी डिटेल से बात होगी। बस गवर्नमेंट से यही इल्तिजा है कि जी इस वक्त भी मैं आपको एक बात बताऊं सर कि सर पाकिस्तानी कौम बड़ी रिजिलियंट कौम है। बड़ी 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 जफाकश और बड़े बड़े मुश्किल हालात से ये मुल्क निकला है। और अल्हम्दुलिल्लाह मी एंड मेरे जैसे और बहुत सारे जो लोग हैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेगा और बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी। देखिए बात यह है
जहां पे बहुत सारी खराब चीजें हो रही होती है ना, वहां बहुत सारी अच्छी चीजें भी हो रही होती है। बिल्कुल हमारा डायलेमा ये है, और खास तौर पे मैं यहाँ मीडिया से बात करूंगा, यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द मीडिया, ये जो आप चीज बना रहे हैं कि पॉजिटिव इमेज एंड द गुड इमेज ऑफ पाकिस्तान को पोर्ट्रे करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान बहुत सारे अभी भी डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड और अंडर डेवलपिंग कंट्री से बेहतर है। कभी आप बाहर नो जाकर डाउट इन देखें, दैट, अल्लाह का शुक्र नो है, डाउट इन ये जो ये जो हमारा मुल्क है, ये इसने अभी भी बहुत बेहतर है। यहाँ पे अभी वो हालात नहीं है जहाँ पे के लोग सड़कों पे आपको सोते हुए मिले, रात को लोग भूखे सोए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र। जो भी हालात हो जाए अल्लाह का बड़ा करम है, और हमें सिर्फ पॉजिटिव सोचना चाहिए। और दूसरा ये कि हमें अच्छी चीजों को उजागर करना चाहिए। बुरी चीजें हर मुल्क में होती हैं, हर जगह पे होती हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि हम छोटी सी नेगेटिव चीज को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करके देते हैं, हालांकि वो उससे ज्यादा बुरी चीजें हमारे बहुत सारे डेवलप मुल्कों में, शहरों में हो रही होती है, मगर मीडिया उसको नहीं लेके आता सामने। तो माशाल्लाह, पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान इज वेरी मच, हम जिसको पोर्ट्रे करने की जरूरत है। बड़ी ही पॉजिटिव बातें जनाब कह रहे थे चौधरी रऊफ साहब, द प्रेसिडेंट ऑफ रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एंड बड़ा अच्छा मैसेज उन्होंने दिया। Be थैंक यू positive. वेरी मच। And Pakistan is a beautiful country. Its real beauty is yet to be explored. एग्जैक्टली, बिल्कुल। ख़वातीन हज़रात, आए हम मिलकर पाकिस्तान की खूबसूरती को एक्सप्लोर करें, इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा करें और मिल के मेहनत करें, मिल के काम करें। हमारे साथ हमारे बिजनेस लीडर, रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट जनाब चौधरी नदीम रऊफ साहब हमारे साथ बातें कर रहे थे। एंड सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत अच्छी बात की, बड़ी अच्छी थैंक यू वेरी मच throughout the session and सर, बहुत optimistic. शुक्रिया। सर, तो लोगों के जब बिजनेस लीडर है, when they start talking positive, और वो पाकिस्तान से मोहब्बत का आपका जिस तरीके से आपने इजहार किया है, और ये वाकई ये मुल्क ये खूबसूरत है, ये कौम खूबसूरत है। ओनली थिंग इज हमें थोड़ी सी डायरेक्शन को अगर ठीक कर लें, वी आर द नंबर वन। डियर रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट चौधरी नदीम राउफ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो, एंड अस्सलाम वालेकुम। माय ऑनर सर, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू।